जरा सोचिए, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, एक ऐसी जगह जहां दुश्मन की गोलियों से ज्यादा वहां की जमा देने वाली बर्फीली हवाएं खतरनाक हैं। सच में, आज हम बात कर रहे हैं समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़ की जिसमें महज कुछ घंटों के फासले ने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये गाथा है सियाचिन ग्लेशियर की और उस ऐतिहासिक मिशन की जिसे हम ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या वाकई महज 12 से 48 घंटे की देरी दक्षिण एशिया का भूगोल बदल सकती थी? तो इसका जवाब है बिल्कुल। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है। अगर उस दिन भारतीय सेना कुछ ही घंटे लेट हो जाती तो आज नक्शा कुछ और ही होता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई ही कैसे? एक वीरान बर्फ से जमे ग्लेशियर के लिए दो देशों के बीच अचानक इतनी बड़ी रेस क्यों शुरू हो गई? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे इस विवाद की जड़ों में जाना होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एक अधूरी सरहद की जिसने इस पूरे विवाद का बीज बोया। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 1949 का कराची समझौता और फिर 1972 का शिमला समझौता सामने आता है। इन दोनों ही कूटनीतिक समझौतों का मकसद क्या था? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा और सरहदें तय करना, है ना? लेकिन इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों में एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि ऐतिहासिक चूक हो गई। लद्दाख के पास नक्शे पर खींची जा रही ये लकीर अचानक एक पॉइंट पर आकर रुक गई, बस खत्म। और उसके आगे क्या था? एक बहुत बड़ा बर्फीला खालीपन, सियाचिन ग्लेशियर, जिसे कागजों पर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। अब ये जो पॉइंट था जहां सरहद की लकीर रुकी, उसे कहते हैं बिंदु NJ9842। ये वो सटीक कोऑर्डिनेट था जहां के बाद कोई नक्शा, कोई सीमा तय ही नहीं थी। पर ऐसा हुआ क्यों? दरअसल उस वक्त दोनों देशों के जनरल्स और नक्शा बनाने वालों को लगा कि भाई इस खौफनाक और ठंडे जहन्नुम में इंसान का जिंदा रहना ही नामुमकिन है। तो इस बंजर बर्फ पर नियंत्रण की बात ही बेमानी लगी उन्हें। उन्होंने सोचा यहां सरहद तय करने की क्या ही जरूरत है। और बस इसी धारणा ने मानचित्र की एक बेहद खतरनाक कन्फ्यूजन या कहें अस्पष्टता को जन्म दे दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चैप्टर, बर्फ में छिपे सुराग और एक बेहद खामोश कूटनीतिक चाल। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी जगह खाली नहीं छूटती। पाकिस्तान ने क्या किया कि दुनिया भर के विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन जाने की परमिशन देना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल मैगजीन्स और नक्शों में सियाचिन को चुपचाप पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाने लगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है 1978 में। भारतीय सेना के कर्नल नरेंद्र बुल कुमार उस इलाके में चढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्हें सफेद बर्फ में कुछ बहुत ही अजीब चीजें मिली। विदेशी सिगरेट के पैकेट्स, जापानी डिब्बाबंद खाने के डिब्बे और ऐसे जूतों के निशान जो जाहिर तौर पर किसी लोकल इंसान के तो नहीं थे। बर्फ में दबे इन छोटे छोटे सुरागों ने एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो थी ग्लेशियर की ओर एक रेस। सच कहूं तो ये सीधे सीधे वक्त के खिलाफ एक जंग थी। जब कर्नल कुमार ने ये सुराग सौंपे तो खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। पता चला कि पाकिस्तान 17 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन अबाबी लॉन्च करने वाला है। उन्होंने लंदन की एक कंपनी को स्पेशल विंटर गियर यानी बर्फ में पहने जाने वाले कपड़ों का भारी भरकम ऑर्डर भी दे दिया था। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? जब भारतीय सेना ने उसी लंदन वाली कंपनी से गियर खरीदने की कोशिश की तो जवाब मिला कि सारा स्टॉक तो पहले ही बिक चुका है। मतलब बिल्कुल भी समय नहीं था। तब एक बेहद साहसिक, बल्कि कहूंगा कि खतरनाक फैसला लिया गया, तय समय से पूरे 4 दिन पहले यानी 13 अप्रैल को ही वहां पहुंचने का। और इसी जल्दबाजी में बने प्लान का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। अब सामना था सफेद मौत से, प्रकृति की एक ऐसी चुनौती जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। -50 डिग्री सेल्सियस ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मौत का पैमाना है। सोचिए, एक तरफ पहले से प्लान किया गया पाकिस्तानी ऑपरेशन और दूसरी तरफ भारत का जल्दबाजी में बनाया गया मिशन, वो भी बिना प्रॉपर विंटर गियर के। इस जमा देने वाली ठंड में इंसान का अपना शरीर ही उसका दुश्मन बन जाता है। अगर आप नंगे हाथों से किसी धातु या मेटल को छू लें तो आपकी स्किन वहीं चिपक जाएगी। फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उंगलियां गलने लगती हैं और कई बार तो अंगों को काटने तक की नौबत आ जाती है। हमारे सैनिकों को इसी सफेद मौत का सामना हर पल करना था। और ये सब हो कहाँ रहा था? 20,000 फीट की ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि सिर्फ सांस लेना ही अपने आप में एक जंग बन जाता है। इस जानलेवा माहौल में भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था।
उन्होंने अपने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को उनकी टेक्निकल लिमिट्स के भी पार जाकर उड़ाया। इंजन के फेल होने का भयंकर खतरा था, लेकिन फिर भी बर्फीले तूफानों को चीरते हुए उन्होंने जवानों को उस अनजान जमे हुए ग्लेशियर पर ड्रॉप किया। सच में ये एविएशन हिस्ट्री का एक शानदार पल है। चलिए अब बात करते हैं उन हीरोज की जिन्होंने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, बर्फ के असली नायक। आसमान से उतरने के बाद असली लड़ाई तो जमीन पर होनी थी। कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जवानों ने बिना उन स्पेशल यूरोपियन कपड़ों के इस नामुमकिन से दिखने वाले मिशन को अंजाम दिया। मेजर आर.एस. संधू की टुकड़ी को ही लीजिए। उन्होंने शून्य से भी बहुत नीचे के तापमान में बर्फ की ठोस दीवारों को काटकर सबसे पहले अपना रास्ता बनाया। कैप्टन संजय कुलकर्णी ने भयंकर तूफान और ऑक्सीजन की भारी कमी के बावजूद 18,500 फीट ऊंचे बिलाफोंडला दर्रे को सुरक्षित किया और वहां शान से तिरंगा फहराया। वहीं कैप्टन पीवी यादव ने साल्टोरो रिज की बाकी स्ट्रैटेजिक ऊंचाइयों पर कब्जा करके इस मिशन को एक पक्का आकार दे दिया। ये महज नाम नहीं है, ये अदम्य साहस की जीती जागती मिसालें हैं। और फिर आता है इस पूरे मिशन का सामरिक चरम, वो पल जब दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने थीं। तो देखिए, 13 अप्रैल तक हमारे जवान वहां पहुंच चुके थे और जब 17 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना उस बर्फीले रेगिस्तान में पहुंची तो वहां पहाड़ी युद्ध का सबसे क्रूर और सच्चा नियम लागू हुआ। नियम क्या है? जो ऊंचाई पर बैठा है, जीत उसी की होती है। जरा सोचिए, विपक्षी सेना महंगी यूरोपीय विंटर गियर और भारी हथियारों के साथ सियाला और बिलाफोंडला की चोटियों की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि भारतीय जवान पहले से ही सबसे ऊंची चोटियों पर अपनी मशीन गन ताने बैठे हैं। अब ऊंचाई से बरसती गोलियों के सामने टिकना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें बिना लड़े ही वापस लौटना पड़ा। वो 4 दिन का हेडस्टार्ट काम आ गया। इस एक घटना के भू राजनीतिक परिणाम यानी जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत गहरे रहे। ये कोई छोटी मोटी सीमा की झड़प नहीं थी। महज कुछ घंटों की तेजी से जीता गया ये ऑपरेशन इतना इम्पैक्टफुल था कि इसने पूरे 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज की सामरिक चोटियों पर भारत का कब्जा तय कर दिया। इस एक मूव ने 2 अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों को आपस में जुड़ने से रोक दिया और उसी 12 से 48 घंटे के हेडस्टार्ट का नतीजा है कि सियाचिन आज दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव बैटलफील्ड है, जहां आज भी हमारे जवान उसी हाड़ कपा देने वाली ठंड में मुस्तैदी से तैनात हैं। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण को देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। सोचिए, अगर उस वीरान बर्फ में विदेशी सिगरेट के वो खाली पैकेट और जापानी खाने के डिब्बे ना मिले होते तो आज हमारा नक्शा कैसा दिखता? ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि कैसे कचरे के कुछ टुकड़ों और महज 12 घंटे की फुर्ती ने दुनिया के एक इतने बड़े हिस्से का इतिहास और भूगोल दोनों हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको यह ऐतिहासिक सफर पसंद आया होगा।